गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आई होप सब अच्छा होगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वांटम नंबर, और क्वांटम नंबर का लेक्चर नंबर 3। क्वांटम नंबर का इससे पहले 2 लेक्चर बात कर लिए हैं, तो अगेन हम पहले उस दोनों ही लेक्चर का रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद इस लेक्चर का बात करेंगे। कुछ बच्चों का कंफ्यूजन है जो क्या सर ये 12th में भी है। तो ये जो क्वांटम नंबर है ये है 11th का पार्ट, लेकिन 12th में भी क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए 11th और 12th हम दोनों ही लिखते हैं। और 12th में क्वेश्चन आए या ना आए इससे तो कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस है 12th में इसका एप्लीकेशन है, इसलिए आप लोग इसको ये न समझ करके जो 11th का पार्ट है ऐसा इग्नोर न करें। ये इग्नोर आगे के लिए आपको प्रॉब्लम बन सकता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है उसमें सबसे एक अलग हटके है क्वेश्चन पूछना। तो अगेन हम पहले आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं और किस तरह से ट्रेंड होना चाहिए, जो जैसे ही आपसे हम पूछें आप नोट डाउन कर लें आंसर, जो आंसर आपका क्या हुआ, फिर हम जो आंसर बोलते हैं उससे मिलावें। तो बताइए, क्वांटम नंबर का ओरिजिन कहां से हुआ है? क्वांटम नंबर किसके सॉल्यूशन से मिला है? सोच लिए। तो क्वांटम नंबर का ओरिजिन स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से हुआ है। अब क्या है स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वे देख लेना है थोड़ा, यदि आपको न याद हो तो। अगला क्वेश्चन बताइए, जो क्वांटम नंबर स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से कितने क्वांटम नंबर मिला? तो वे मिला था 3। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये 3 क्वांटम नंबर ही स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से मिला है। और ये जो 4th क्वांटम नंबर आप देख रहे हैं वे स्पिन क्वांटम नंबर, वे केवल एक्सेप्टेड क्वांटम नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका इंफॉर्मेशन देता है? हो गया साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ ऑर्बिट, इससे रिलेटेड है। अगला, एजीमुथल क्वांटम नंबर किसका इंफॉर्मेशन देता है? मिला शेप ऑफ सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट कितना मिला था? तो एस, पी, डी, एफ, ये 4 तक हम बात करते हैं, लेकिन ये केवल 4 ही नहीं है। एफ के बाद आगे क्या हो सकता है? जी हो सकता है। थोड़ा सा फिजिकल से भी बात कर लें। बताइए, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट किसे कहते हैं? सोच लिए। तो वेट डिपॉजिटेड बाय 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज के कारण जितना वेट का डिपोजिशन हो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, उसको ही हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के नाम से जानते हैं। करंट इफिशिएंसी, परसेंटेज करंट इफिशिएंसी का क्या फार्मूला दिए थे? तो करंट यूटिलाइज कहें या यूज कहें, डिवाइडेड बाय टोटल करंट
इंटू 100। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ऑप्टिकल एक्टिविटी का मेजरमेंट किस डिवाइस से किया जाता है? मिला आंसर, पोलारीमीटर से किया जाता है। कायरल कार्बन किसे कहते हैं? मिल गया आंसर। तो वैसा कार्बन जिसका चारों का चारों बॉन्ड डिफरेंट हो। तो इतना ही। फिर हम लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 2 में आपको एक क्वेश्चन छोड़ गए थे, उस क्वेश्चन का बात करेंगे। जो वे क्वेश्चन क्या था हम लोगों का। तो देखें हम लोग जो पिछले क्लास में लेक्चर नंबर 2 में जो क्वेश्चन छोड़ दिए थे, क्या क्वेश्चन था? 2p 3s 4s 4d 5f, इसमें एनर्जी का ऑर्डर फाइंड करना था। जो एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n प्लस l वैल्यू। n क्या है? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और l क्या है? तो एजीमयूथल क्वांटम नंबर। हम लोग देख लिए थे जो एजीमयूथल क्वांटम नंबर। s के लिए l का वैल्यू होता है ये सब ऑर्बिट और वैल्यू ऑफ l। s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। ये बात देख लिए है। तो यहां पे अब हमको फाइंड करना है। तो सब ऑर्बिट n प्लस l वैल्यू, तो 2p यानी 2 प्लस 1। ये जो 2 है, यदि हम 2p कहते हैं तो यही n है और ये क्या है? l है। तो n प्लस l 2 प्लस 1 यानी 3, 3s 3 प्लस 0। 0 कहाँ से आया? तो s के लिए l का वैल्यू देखें। l क्या है? एजीमयूथल क्वांटम नंबर 0। तो 3 4s, तो 4 प्लस 0 यानी 4, 4d 4 प्लस d के लिए देख लें जो कितना? तो 2, तो 6, 5f, तो 5 प्लस 3 यानी 8। तो क्या रूल मिला? जो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n प्लस l वैल्यू। तो सबसे ज्यादा n प्लस l वैल्यू किसका? तो एनर्जी के लिए सबसे ज्यादा n प्लस l वैल्यू 5f का। 5f उससे कम किसका? तो 6 यानी 4d। उससे कम किसका? 4 यानी 4s। अब यहां पे देखें जो दोनों सेम हो गया। और क्या हम रूल जानते हैं? if n प्लस l वैल्यू सिमिलर, तो यदि सिमिलर हो तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वैल्यू ऑफ n के वैल्यू का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बात करेंगे। तो यहाँ पे n देखें
ये n3 है और ये n2 है, तो इस दोनों में वैल्यू 3 ज्यादा और 2 कम, इसलिए एनर्जी जो होगा वे 3s का ज्यादा और 2p का कम। तो उम्मीद है जो आप लोग ये क्वेश्चन कर लिए होंगे, जो लोग ये क्वेश्चन नहीं कर पाए, आज फर्स्ट रोज वीडियो देख रहे हैं, तो उसको आपको टाइप करना होगा भी किशोर सर केमिस्ट्री क्लासेस पटना लेक्चर 1 लेक्चर 2, इसमें हम बात किए हैं डिटेल से, नोट कीजिए। तो ये दो फार्मूला पहले नोट डाउन कर लीजिए, कर लिए। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, इन एन ऑर्बिट, उस समय mvr इक्वल टू nh/2 है। ये जो n है वे क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n का वैल्यू जो होगा 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, n कभी भी जीरो नहीं होगा और n कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा। फ्रैक्शन समझते हैं, 1/2 3/2 4 etc। तो दूसरा टर्म क्या है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। हम लोग अभी ऑर्बिटल टर्म नहीं जानते हैं, जस्ट आज ही देखेंगे जो ऑर्बिटल क्या है, लेकिन ये फार्मूला हम लेक्चर नंबर 2 में दे दिए थे। तो एप्लीकेशन कर लेते हैं, जो क्या होगा। तो यदि हमसे कहा जाए 3s में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाए, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम तो फार्मूला जानते हैं L × L+1 h/2π। L क्या है? तो एजीमुथल क्वांटम नंबर, और यहाँ पे 3s, तो 3s यानी L का वैल्यू 0, n का तो ये तो मेरा 3n है, तो इसीलिए n का तो इसमें किसी टाइप का कोई इस्तेमाल हो नहीं रहा है, तो √0 0+1 h/2π बराबर कितना? 0। तो हम किसी भी s का बात करें तो हमेशा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वे 0, 3s हो 4s हो 2s हो। यदि आपसे कहा जाए 3p का निकालिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब क्या होगा? तो फार्मूला तो हमेशा यही रहेगा L × L+1 h/2π। तो बताइए यहाँ L का वैल्यू कितना होगा? तो ये P और P के लिए L का वैल्यू 1, तो √1 × 1+1 h/2π, तो रूट कितना? 2h/2π। तो इस तरह से हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं, नोट कीजिए। तो ये सब जो अभी हम बात किए, ये सब का सब क्या है? पिछले क्लास में डिस्कशन कर लिए हैं। एक्सप्लेनेशन अबाउट सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट के बारे में एक्सप्लेनेशन। और सब ऑर्बिट
कि क्या क्या है बाबू, तो एस पी डी एफ, उससे आगे भी है जी एच ई टी सी। लेकिन हम लोगों को डिटेल से जो भी बात करना है वे कौन सा सब ऑर्बिट का, तो एस पी डी एफ का। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं एस सब ऑर्बिट। क्या क्या देखे हैं अभी तक, एक एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, ये पार्ट कहलाया न्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियस बना हुआ होता है वे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, और इसके चारों तरफ जो चक्कर काटते रहता है जो पाथ है उसका नाम है ऑर्बिट। और ऑर्बिट में कौन प्रेजेंट रहता है, इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन का ही हम इंफॉर्मेशन बात कर रहे हैं। ये क्वांटम नंबर क्या है, मैथमेटिकल एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो ये जो एस सब ऑर्बिट है ये किस टाइप का सोच है। यदि एस सब ऑर्बिट कहा जाए तो इसका मतलब होगा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वे स्फेरिकल, इस तरह से एक स्फेयर। और यदि हम स्फेयर का बात करें तो ये एक्स डायरेक्शन में भी होगा, ये वाई डायरेक्शन में भी होगा, और ये जेड डायरेक्शन में भी होगा। जिस तरह से कहीं रेड सिग्नल इस बात को रिप्रेजेंट करता है जो रुक जाना है, इसी तरह ये जो एस सब ऑर्बिट आप देख रहे हैं वे एस सब ऑर्बिट का मतलब हुआ जो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड का अरेंजमेंट कैसा होगा, स्फेरिकल। ये जो दिखाया गया वे इलेक्ट्रॉन क्लाउड का। तो हम कहेंगे एस सब ऑर्बिट के बारे में ये कैसा होता है, तो नॉन डायरेक्शनल इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब बादल, नॉन डायरेक्शनल इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन्स आर spherically symmetry। यदि हमसे कहा जाए जो एस इलेक्ट्रॉन क्लाउड यदि कह रहे हैं, एस इलेक्ट्रॉन यदि है तो कौन सा डायरेक्शनल होगा, तो क्या टर्म मिला, नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल का मतलब समझें जो क्या होता है। आप वाटर लीजिए, पानी लीजिए, और पानी में फ्रेश वाटर लाल कलर डाल दीजिए, पानी कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। फिर फ्रेश लीजिए और उसमें ब्लैक कलर डाल दीजिए, कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। यानी आप वाटर में जो भी कलर डालेंगे वैसा ही कलर देखने को मिलता है, इसलिए वाटर को क्या कहते हैं, कलरलेस। इसी तरह से यदि एस सब ऑर्बिट कहा जाए तो कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा, मीन्स वे एक्स डायरेक्शन में भी रहता है, वाई डायरेक्शन में भी रहता है और जेड में, इसलिए इसको किस नाम से जाना गया, नॉन डायरेक्शनल इलेक्ट्रॉन क्लाउड। यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर स्फेरिकली सिमेट्री। तो अब एस सब ऑर्बिट का मतलब समझ गए, जो क्या होता है, स्फेरिकल इसका शेप है। ये जो शेप हम लोग देख रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्फेरिकल, और एक्स वाई जेड। नोट कीजिए। दूसरा बात करने जा रहे हैं पी सब ऑर्बिट। पी सब ऑर्बिट कैसा शेप होता है, शेप डम्ब बेल।
इसका शेप जो होता है वे डम्बेल, और डम्बेल इस तरह का, इसको ही हम लोग डम्बेल कहते हैं। ये दोनों इक्वल साइज का है, भले ही आपको देखने में लग रहा हो छोटा बड़ा, लेकिन दोनों, ये जो देख रहे हैं इस पार्ट का नाम है लोब। ये भी क्या कहलाया? लोब। तो फर्स्ट क्वेश्चन, जो पी सब ऑर्बिट में कितना लोब होता है? तो 2 लोब। 2 लोब इक्वल साइज, 2 lobes are equal size, दोनों का साइज क्या होगा? बराबर होगा। इसका ओरिएंटेशन, अरेंजमेंट, तो यदि हम ओरिएंटेशन बात करें, ओरिएंटेशन या कह दीजिए अरेंजमेंट, ओरिएंटेशन कहें या अरेंजमेंट कहें, समझिए थोड़ा सा। ये कलम है, इस कलम को या तो x डायरेक्शन में हम रख सकते हैं, या y डायरेक्शन में रख सकते हैं, या नहीं तो z डायरेक्शन में। फिर से देखें, ये मान लिया जाए x डायरेक्शन है, तो ये कौन सा डायरेक्शन है? y डायरेक्शन। ये दोनों तो आसानी से समझ में आ गया। और ये जो तीसरा होगा, ये कौन सा डायरेक्शन होगा? z डायरेक्शन। तो ये कितने डायमेंशन वाला हो गया? 3 डायमेंशन वाला हो गया। तो अपने आप में एक यदि P है तो या तो x में होगा, या नहीं तो y में होगा, या नहीं तो z में होगा। तो ये जो P सब ऑर्बिट है, इसका कितना ओरिएंटेशन हम बात कर सकते हैं? तो 3 ओरिएंटेशन। 3 ओरिएंटेशन में हम px कह सकते हैं, दूसरा को py कह सकते हैं, और तीसरा को pz कह सकते हैं। px, py और pz। यदि px कह रहे हैं, इसका मतलब ये जो ये डंबल है, इस डंबल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन x डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स ये जो दिखाए, क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स आर symmetry in x प्लेन। यही बन गया px। यदि py हम कहते तो इलेक्ट्रॉन्स आर सिमेट्री इन y प्लेन, इलेक्ट्रॉन्स आर सिमेट्री इन y एक्सिस। यदि z बात करें तो क्या बोलिएगा? इलेक्ट्रॉन्स आर सिमेट्री इन z एक्सिस। एट ए टाइम या तो x में होगा, या y में होगा, या z में होगा। तो इस तरह से इस p को कितने फॉर्म में अरेंज कर लिए? 3 फॉर्म में। और ये 3 फॉर्म में अरेंज करना ही कहलाता है ऑर्बिटल। क्या कहलाता है? ऑर्बिटल। तो आज एक टर्म देने जा रहे हैं, ऑर्बिटल क्या है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल इज डिफाइंड एज द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट अराउंड द न्यूक्लियस। एटम में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाद ऑर्बिट देखे हैं हम लोग।
एटम में इस तरह से ये न्यूक्लियस, ये ऑर्बिट, ऑर्बिट में जो होता है वे क्या, सब ऑर्बिट, ऑर्बिट में सब ऑर्बिट। तो सब ऑर्बिट में फिर हम बात करने जा रहे हैं ऑर्बिटल। सब ऑर्बिट से छोटा क्या होगा, ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल क्या है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है उसको ही नाम रखा गया है ऑर्बिटल। तो बताइए इस p का कितना ऑर्बिटल हो गया, तो 3, क्योंकि 3 फॉर्म में अरेंज कर दिए हैं, यानी जितने ही टाइप का ओरिएंटेशन होगा उतने ही टाइप का क्या समझेंगे, ऑर्बिटल। नोट कीजिए। एटॉमिक ऑर्बिटल, it is defined as the 3-dimensional space around the nucleus where there maximum probability of finding of electron cloud। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन पाए जाने का, उसको ही किस नाम से जाना गया है, ऑर्बिटल। तो हम s एटॉमिक ऑर्बिटल का बात करें, s एटॉमिक ऑर्बिटल कितने अरेंजमेंट मिला है, तो जैसे ही s एटॉमिक ऑर्बिटल कहा जाए तो एट ए टाइम तो x y z तीनों ही प्लेन में रहता है, इसलिए s एटॉमिक ऑर्बिटल हमेशा कितना होगा, 1 होगा। s सब ऑर्बिट कंटेन ओनली 1 ऑर्बिटल, बिकॉज, क्यों ऐसा होता है, बिकॉज ओनली 1 ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब अरेंजमेंट, ओनली 1 ओरिएंटेशन पॉसिबल एट ए टाइम। एक समय में केवल कितना ओरिएंटेशन पॉसिबल है, 1। इसलिए s के पास जो ऑर्बिटल होगा वे ओनली 1 ऑर्बिटल होगा, यही काम की बात है। तो नोट कीजिए। तो यदि हम s ऑर्बिटल कह रहे हैं तो s में 1s का बात करें, और 1s का मतलब हुआ जो इस तरह से ऐसा अरेंजमेंट, ये जो देख रहे हैं आप, इसको किस नाम से जानेंगे, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑन सरफेस, सरफेस ऑफ न्यूक्लियस। 1s में इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा न्यूक्लियस के सरफेस पे। यदि हम 2s कहते हैं तो 2s यदि सब ऑर्बिट कहा जाता है, किसी एटम में 2s है, इसका मतलब 1s होगा। तो पहला 1s जो कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड है न्यूक्लियस के सरफेस पे, और 1s के बाद 2s, इस बीच में जो गैप देखे, इस गैप का नाम है नोड, और नोड का मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन।
डिफाइन कर देंगे आगे हम नोड क्या है, यानी जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या हो, 0 हो। तो ये 1s, 1s के बाद 2s, तो इस बीच में तो खाली जगह हो गया, और इस खाली जगह को किस नाम से जाना जाता है, नोड के नाम से जाना जाता है। तो ये जो 2s है उसमें नोड, नोडल सरफेस, नोड कह दें या नोडल सरफेस कह दें, ये नोडल सरफेस कितना मिला, तो 1। इसी तरह से यदि हम 3s का बात करें तो 3s हो तो 1s तो होगा ही, और 1s यदि कहा जाए तो इसमें कोई नोड नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां जो है क्या कहेंगे, 0 नोड। इस 1s के पास जो होगा वे 0 नोड। क्यों? क्योंकि सभी का सभी इलेक्ट्रॉन क्लॉड ये न्यूक्लियस जो है इस न्यूक्लियस के सरफेस पे है। यहां पे 1s के बाद 2s होगा और फिर 2s के बाद 3s होगा। तो ये जो वैकेंट पार्ट देख रहे हैं इसको ही हम किस नाम से जानेंगे, नोड के नाम से जानेंगे। और दो नोड के बीच किस नाम से जाना जाता है, एंटी नोड। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसको किस नाम से जानेंगे, एंटी नोड। और एंटी नोड मतलब जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ज्यादा हो। दो बात मिला, नोड जहां 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो और एंटी नोड जहां पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की। नोट कीजिए। नोड, नोडल सरफेस, नोडल एरिया, नोडल प्लेन क्या समझाए, जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने का जो संभावना है, वेयर देयर इज प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, फाइंडिंग मतलब पाया जाना, ऑफ इलेक्ट्रॉन इज निग्लिजिबल। यानी जहां इलेक्ट्रॉन 9 के बराबर हो, 0 के बराबर हो, उसको ही हम लोग नोड कहेंगे। रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग एक ग्राफिकल फॉर्म देखेंगे। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये ग्राफ का 4 कोऑर्डिनेट है मैथमेटिक्स में, और ये पॉजिटिव कहलाएगा तो ये क्या कहलाएगा, निगेटिव। ये जो इलेक्ट्रॉन क्लॉड है यहां पे जो देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं, न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन ये वेव फंक्शन इस तरह से, ये पॉजिटिव साइड, इसको हम लोग ये जो देख रहे हैं इसको क्या बोलिएगा, PSI, यानी बोलेंगे साई। और साई को हम लोग क्या कहते हैं, वेव फंक्शन ऑफ, इट रिप्रेजेंट द amplitude of the spherical wave, spherical wave, ये स्फेरिकल वेव का एम्पलीट्यूड है। तो ये पॉजिटिव साइड, और यहां पे क्या कह दीजिएगा, निगेटिव साइड। तो निगेटिव का मतलब होगा नहीं, ये पॉजिटिव जो हुआ, इस पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, तो पॉजिटिव साइड का मतलब प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हम लोग जो भी बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये तो वेव, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस। मैथमेटिकली यदि इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो पॉजिटिव में ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है, और यदि निगेटिव कहते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिव,
निगेटिव मतलब नहीं, 0 से भी कम, टुवर्ड्स द निगेटिव एक्सिस। लेकिन ये बात सही नहीं है। इमेजिनेशन कीजिए, जब आप मैथमेटिक्स के अनुसार पॉजिटिव एक्सिस में आप खड़ा हैं तो वहां तो हैं, और क्या निगेटिव में चले जाते हैं तो हम लोग नहीं रहते हैं? रहते हैं। इसलिए इस पॉजिटिव साइड और निगेटिव साइड के बदले साई स्क्वायर का इस्तेमाल किया गया। पॉजिटिव साइड और निगेटिव साइड के बदले किसका इस्तेमाल किया गया? साई स्क्वायर का इस्तेमाल किया गया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन चाहे पॉजिटिव में हो या निगेटिव में हो, हमेशा पाए जाने की संभावना है। इलेक्ट्रॉन कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। इसलिए बाद में ये दोनों साइन इस्तेमाल न करके दोनों के बदले किसका इस्तेमाल किया गया? साई स्क्वायर का इस्तेमाल किया गया। और साई स्क्वायर का मतलब हुआ जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नोट कीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो psi have no physical significance। फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझें क्या है? मैथमेटिक्स के अनुसार हम लोग चाहे पॉजिटिव में हो या निगेटिव में हमेशा तो रहेंगे। हम लोग, ये जो हम लोगों का बॉडी है 35 केजी, 40 केजी, 50 केजी का, वे चाहे मैथमेटिक्स के अनुसार पॉजिटिव में हो या निगेटिव में हो हमेशा रहेंगे। इसलिए मैथमेटिक्स के अनुसार फिजिकली कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखा गया। सो वी राइट, इसलिए हम क्या करते हैं? साई स्क्वायर या साई मोड, फिजिक्स के भाषा में मोड, इन प्लेस ऑफ पॉजिटिव साई, निगेटिव साई। क्योंकि पॉजिटिव साई का मतलब हुआ प्रेजेंट है और निगेटिव साई का मतलब हुआ प्रेजेंट नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो चाहे निगेटिव एक्सिस में हो या पॉजिटिव में हमेशा प्रेजेंट रहेगा। इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं? दोनों के बदले साई स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। यदि एक एटम में बात करें तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है? ऑर्बिट। यदि हम ग्राफिकली बात करें तो इस तरह से ये जो ग्राफ देख रहे हैं, ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं जिसको ऑर्बिट कहते हैं, ये इस तरह से रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये हम ग्राफ ले लेते हैं, साई वेव फंक्शन ले लेते हैं। तो यहाँ न्यूक्लियस से एक सर्टेन पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मैक्सिमम डेंसिटी है उसको एक नाम से जानते हैं, पिक। और पिक को हम क्या कह सकते हैं? एटॉमिक ऑर्बिट। जिस तरह से इससे पहले आप ऑर्बिट कह रहे थे, उसी बात को हम क्या समझाने लगे? पिक। तो हम नंबर ऑफ पिक फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ, यदि पिक कहा जाए तो n-l, जहां पे n क्या है? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l क्या है? तो Ag म्यूथल क्वांटम नंबर। यानी अब हम क्या करेंगे? पिक निकालेंगे, एटॉमिक ऑर्बिट निकालेंगे। पिक कहिए या रीजन ऑफ, या इसी को क्या बोल सकते हैं? रीजन मतलब वैसा क्षेत्र, रीजन ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर से एक बार समझें, ये एक ग्राफ के सहारे समझाने जा रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन वेव, तो इधर से इधर रेडियस मतलब न्यूक्लियस से कुछ दूरी पे जितना डिस्टेंस होता है उसको ही हम लोग रेडियस कहते हैं। ये क्या देख रहे हैं? ये है न्यूक्लियस। तो रेडियल और साई दोनों के बीच, और यहां न्यूक्लियस से कितना दूरी पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है,
जिसको आप पहले क्या कहते थे, ऑर्बिट कहते थे, उसी को किस नाम से जानते हैं, पिक। और नंबर ऑफ पिक निकालने के लिए क्या करेंगे, n माइनस एल। तो नोट कीजिए, तो ये रहा पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। ये जो पॉइंट देख रहे हैं, इस पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, पिक। ये क्या है, पिक, ये क्या है, पिक। तो कितना पिक मिला, मतलब यहां जो न्यूक्लियस है, ये एक ऑर्बिट यहाँ पे यदि देखें तो इस तरह से, दूसरा ऑर्बिट यहाँ पे, तीसरा ऑर्बिट यहाँ पे, तो कितना पिक मिला, 3 पिक। अब इसमें देख लीजिए, जो किस केस में 3 पिक आएगा वही आंसर होगा। पहला में बात करें तो, फर्स्ट में बात करें तो पिक के लिए क्या फार्मूला मिला, n माइनस एल। तो 1 माइनस 0, ये तो 1 पिक बता रहा है, ये 2 माइनस 0, ये 2 पिक बता रहा है, 3 माइनस 0 तो ये 3 पिक बता रहा है, ये 4 माइनस 0 तो 4 पिक। तो कितना पिक इसमें देख रहे हो, 3, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, 3। चलिए आपसे कह दिया जाए, जो 4D में बताइए नंबर ऑफ पिक क्या होगा। तो नंबर ऑफ पिक निकालने के लिए फार्मूला मिला n माइनस एल। n कितना, 4, और d के लिए l का वैल्यू, s के लिए 0, p के लिए 1, t के लिए 2, तो 2, यानी 4D में जो है नंबर ऑफ पिक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नोट कीजिए, यदि हम 2p का बात करें तो अब आप एक्सप्रेस कर सकते हो 2px, 2py, 2pz। इसी तरह से यदि 3p का बात करें हम तो क्या एक्सप्रेस कर सकते हो, 3px, 3py, 3pz। क्योंकि ये फिक्स हो गया, जो p का केवल कितना ओरिएंटेशन संभव है, तो 3, x, y और z प्लेन में। अब इस तीनों में एनर्जी देखें तो एनर्जी के लिए याद है ना फार्मूला n प्लस एल। तो जब एनर्जी के लिए n प्लस एल, तो 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, यानी तीनों का ही वैल्यू 3 आया। अब आपके दिमाग में लग रहा होगा जो x, तो यदि इस कलम को हम पूरब की तरफ हो करके तोड़ना चाहें, फिर एक बार उत्तर की तरफ हो करके तोड़ना चाहें, क्या एनर्जी अलग अलग लगेगा, तो एनर्जी सेम लगेगा। यानी एनर्जी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए x, y, z का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। तो ये तीनों ही ऑर्बिटल, ये तीनों अपने आप में क्या है, ऑर्बिटल। तीनों ही ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल क्या है, सेम है। और यदि ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल सेम हो तो उसको हम कह देंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल, यानी px, py और pz ये आपस में किस नाम से जाना जाएगा, तो डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब क्या हुआ, तो ऑर्बिटल हैविंग इक्वल एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल क्या हो, यदि सेम हो जितने भी ऑर्बिटल का, तो उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल। यहाँ पे न कुछ ऑर्बिट कहा जाए तो जो भी ऑर्बिट सेट करेंगे सब के लिए एप्लीकेबल होगा, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो भी हो। तो ये तीनों का तीनों ऑर्बिटल किस नाम से जाना जाएगा, डीजेनरेट ऑर्बिटल। यही नहीं, जो भी ऑर्बिटल और भी बात करेंगे और एनर्जी लेवल क्या होगा, इक्वल होगा। जैसा कि आप देखें, जो एनर्जी यहाँ पे क्या हो गया, ये एनर्जी जो है तीनों में ही बराबर हो गया। नोट कीजिए, तो ऑर्बिटल नोडल प्लेन, ऑर्बिटल एक सबऑर्बिट को
कितने फॉर्म में अरेंज किया जा सकता है उसको ही कहा गया है ऑर्बिटल। तो px यदि हम कहें तो px कहने का मतलब हुआ जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा वे x प्लेन में होगा, ये x है, तो ये y और ये z दोनों ही प्लेन खाली है कि नहीं है। तो इसलिए नोडल प्लेन जो हो जाएगा y और z प्लेन में होगा। इसी तरह से यदि हम py का बात करें तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की किस प्लेन में समझा जाए, y में। तो बताइए अब x और z प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो नहीं होगा, तो इसलिए ये x z प्लेन हो जाएगा। तो अब क्लियर हो गया होगा, यदि हम z का बात करेंगे तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा वे z में होगा, और यदि z में होगा तो x और y प्लेन वैकेंट होगा, यानी x y प्लेन। तो each p orbital contain one nodal plane, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट। each का मतलब प्रत्येक चाहे px हो या py हो या pz, उसके पास कितना नोडल प्लेन होता है, तो वन नोडल प्लेन होता है। तो आज हम इतना ही बात कर रहे हैं, अगले रोज और भी डिटेल बात करेंगे नोडल प्लेन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो भी आपका इनऑर्गेनिक ही आया है, क्योंकि इनऑर्गेनिक को थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक में हम लोगों को केमिकल बॉन्डिंग का जरूरत है, इसलिए आप लोग थोड़ा ज्यादा कॉन्शियस होकर के इनऑर्गेनिक को देखेंगे, ताकि ऑर्गेनिक में भी जरूरत हो 12th के लिए। क्योंकि ये जो भी बात कर रहे हैं आप, वे सब का सब आपको 12th में आता ही है। जो लोग 12th पर केवल ध्यान देते हैं, वैसे कंपटीशन के लिए तो सभी कुछ कमांड करना होगा। तो इतना ही, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद से जय हिंद।